हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के बीच फिर से एक दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। रिफ्लेक्शन के बाद मैं आज रिफ्रैक्शन और ह्यूमन आई यानी अपवर्तन और मानव नेत्र को कवर करूँगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं 2023-24 के लिए वो मैं आपको एक लिस्ट के माध्यम से देना चाहता हूँ। वो लिस्ट कुछ इस प्रकार है कि पहला टॉपिक है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें सबसे पहला सवाल तो स्लैब पर है, ग्लास स्लैब से होकर के किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है। अपवर्तन का एक आयताकार सिल्ली आपको दी गई है और उस सिल्ली पर जो है लाइट गुजारने पर किस प्रकार से रिफ्लेक्शन होगा यानी अपवर्तन होगा, इसका एक डायग्राम आ सकता है। टॉपिक नंबर 2 थोड़ा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से है। इसमें मैं अपने अनुभव को बता सकता हूँ। इसमें स्नेल्स के नियम यानी स्नेल्स लॉ कई बार मैट्रिकुलेशन के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और आगे भी उम्मीद है कि पूछे जाएंगे। स्नेल्स लॉ यानी जिसमें आप यह देखते हैं कि साइन आई बाय साइन आर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। मतलब ये हुआ कि आपतन कोण की जया और परावर्तन की कोण की जया के अनुपात हमेशा एक नियतांक होते हैं। इसके बाद तीसरा टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से है, जिसमें एक ही सवाल ज़्यादातर पूछा गया है कि पानी का अगर अपवर्तनांक 1.33 है तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी। इसके लिए जो फार्मूला है वो है म्यू सी बाई भी। आप इस पर गौर से अगर देख लें तो आपके लिए अच्छा होगा। चौथा है स्फेरिकल लेंस के माध्यम से सवाल पूछे जाते हैं। रिफ्रैक्शन कैसे उसमें होता है ये पूछे जाते हैं और उसमें इम्पोर्टेंट सवाल मुझे लगता है कि इस बार का कि उत्तल लेंस को यानी कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस यानी अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। और दूसरा है कि वाई कनकेव लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस यानी अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। इसके बाद जो आपका मेन क्वेश्चन है वो लेंस के डायग्राम पर है। आप जानते हैं कि प्रकाश का कोई भी सवाल बिना डायग्राम का नहीं बनता। अगर डायग्राम आप बनाएंगे और ख़ास करके पेंसिल से बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा होगा आप लोगों के लिए। तो इसमें जो उत्तल लेंस पर जो 6 प्रकार के सवाल आते हैं डायग्राम पर आधारित, वो कभी आप F पर किसी वस्तु को रख देते हैं, कभी 2F पर वस्तु को रख देते हैं, कभी F और 2F के बीच रख देते हैं, कभी F और 2F के बाद रख देते हैं और कभी F और P के बीच यानी ऑप्टिकल सेंटर जिसे हम कहते हैं O के बीच, नॉट P, O के बीच जो आप रखते हो उस जगह पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, इमेज किस तरह के होंगे, आपको वो चीज़ बनाना पड़ेगा। ये 6 डायग्राम हैं और अवतल लेंस पर 2 डायग्राम हैं जिस पर कि कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं, 2 बार देख लेने के बाद ही वो काम पूरा हो जाएगा। अब आ जाता है, मैं आगे बढ़ना चाहूँगा और मैं बताऊँगा कि लेंस फार्मूला जो इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए खास करके, तो वो उन्हें ये प्रूव करना पड़ेगा, ये साबित करनी पड़ेगी कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। इन्हें बिहार बोर्ड वाले के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन CBSE वालों के लिए चूँकि मैं वीडियो बना रहा हूँ उनके लिए भी मैं कुछ सलाह दे रहा हूँ, तो उनके लिए है कि बस उनको न्यूमेरिकल्स इस पर आएंगे, वो अपने न्यूमेरिकल पर ध्यान दें। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f उन्हें प्रूव करने नहीं आता। CBSE के बच्चे थोड़े खुशनसीब हैं इस मामले में। चौथा या मैं कहूँ कि 7वां पोजीशन जो है वो मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन का है। ये पहले की तरह ही है, जैसा मैंने प्रकाश के परावर्तन में बताया था, ठीक उसी प्रकार से ये भी है। इसमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, इसके कुछ फार्मूलाज होते हैं, लेकिन इसके लिए आप ध्यान रखेंगे कि इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। कभी कभी इसके यूनिट पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरह यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आधार पर। ये आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें आपको यूनिट होती नहीं, इसलिए आप कुछ उसमें लिखेंगे नहीं। पावर ऑफ लेंस
इसके बाद अगला टॉपिक है यानी लेंस की क्षमता। इसमें आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, आप अपने किताब के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। P इज इक्वल टू 1/f और या फिर F इज इक्वल टू 1/p, यानी मैं कहूँगा कि फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है हमारा लेंस की क्षमता, और या फिर लेंस की क्षमता व्युत्क्रमानुपाती होता है फोकस दूरी के आधार पर। तो इसमें उन लोगों को सवाल पूछे जा सकते हैं। डायोप्टर इसका मात्रक होता है, यूनिट होता है, तो उस मात्रक को आप ध्यान से देखेंगे। कभी कभी लेंस की क्षमता का मात्रक भी पूछा जाता है, उसको भी देखेंगे। इसी जगह पर आपका अपवर्तन नाम का टॉपिक जो है वो समाप्त हो जाता है। फिर आता है मानव नेत्र। मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई। हिंदी मीडियम को तो शायद इस बार ये चित्र बनाने को मिल भी जाए, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले के लिए सिर्फ होता है कि आई का आप फंक्शन बता दें, जैसे पुपिल का फंक्शन बता दें, आयरस का फंक्शन बता दें, कॉर्निया का फंक्शन बता दें, या लाइट को कंट्रोल कौन करता है, इस विषय पर भी जो है उनको देखना पड़ेगा। थोड़ा सा ह्यूमन आई का जो छोटा सा टॉपिक है आपका फर्स्ट पेज पर ही है एनसीईआरटी के, उसको जरा सा देख लीजिए। इसके बाद है पावर ऑफ एकोमोडेशन यानी मानव नेत्र की समंजन क्षमता। आप जानते हो कि आप जब से बड़े होते हो आप दूर की वस्तु और नज़दीक की वस्तु को साफ साफ देख सकते हो, अर्थात कहने का ये कि आपके लिए दूर और नज़दीक की वस्तु दोनों को साफ साफ आपको दिखाई पड़ जाता है। तो इसमें है कि आप कैसे देख पाते हैं। जब हमारा कैमरा बनता है, डीएसएलआर कैमरा हो, उसमें ये चीज़ होती नहीं, वो उसको जूमिंग करना पड़ता है। आप अच्छे से जानते हैं कि जूमिंग का फंक्शन है। तो आपकी आंखों में किस तरह से होता है। तो जब आप मानव नेत्र को पढ़ते हैं तो वहाँ आप देखते हैं कि एक सिलियरी मसल्स से आपका लेंस जुड़ा होता है और वो खुद इस तरह यानी आगे पीछे हो करके लेंस की जो फोकस दूरी है वो बदलती रहती है। तो जब आप इसको देखेंगे तो इसका डेफिनेशन पूछेगा, और या फिर आप कई बार ये सवाल पूछा गया है कि मानव नेत्र की जो देखने की दृष्टि की क्षमता है वो कितनी है। तो आप जानते हैं कि निकट बिंदु हमारी 25 सेंटीमीटर एवं दूर की वस्तु अनंत यानी इन्फिनिटी होती है। ठीक है। इसके बाद जो है मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, खास करके ये दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए है कि डिफेक्ट्स ऑफ विजन यानी मानव नेत्र का जो दोष है वो दो दोष है। एक है हमारा मायोपिया, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा भी एक होता है जिसे प्रेसबियोपिया कहते हैं, लेकिन वो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के लिए जो है उसका कारण पूछा जा सकता है और उनका जो है समाधान यानी करेक्टनेस कैसे करेंगे वो पूछा जाएगा। इसमें डायग्राम बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि डायग्राम के बिना ये संभव नहीं है कि आप 2 या 3 मार्क्स उठा पाएँ। इसके बाद जो है वो प्रिज्म से संबंधित एक सवाल आता है कि प्रिज्म पूछा जा सकता है कि प्रिज्म क्या है। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए प्रिज्म के बारे में पूछा जा सकता है कि प्रिज्म वास्तव में क्या है। और दूसरा ये कि न्यूटन साहब ने कैसे ये पता लगाया था कि प्रकाश 7 रंगों का मेल है। इंग्लिश मीडियम के लिए मैं बता दूं, हाउ न्यूटन डिस्कवर्ड दैट द लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। इसके बाद आ जाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसमें प्रिज्म से होकर जब 7 रंग की किरणें निकलती हैं, 7 रंगों की किरणें जब निकलती हैं तो इस घटना को ही हम वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। इसमें आपको विब्ग्योर है, थोड़ा सा उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। और लास्ट जो पॉइंट इसका है ह्यूमन आई का लास्ट टॉपिक के अंतर्गत मैं बात करूंगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी वायुमंडलीय अपवर्तन। इसमें ज़्यादातर सवाल पूछा जाता है कि आकाश यानी आसमान नीला क्यों होता है, वाई द स्काई इज ब्लू। दूसरा है तारों का टिमटिमाना यानी वाई द स्टार्स ट्विंकल, ये दूसरा सवाल होता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि बार बार पूछे गए हैं सवाल के अंतर्गत कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में हमारा जो सूर्य है वो लाल क्यों होता है, वाई द सन लुक्स or appear red at sunset and sunrise। फिर एक और उसके अंतर्गत सवाल आ जाते हैं कि why the sun is visible to us about 2 minutes before
and 2 minutes after the actual sunset, sunrise and sunset respectively। ये सवाल आ जाता है कि 2 मिनट पहले सूर्योदय के 2 मिनट पहले हम सूरज को क्यों देख लेते हैं और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक भी हम सूरज को कैसे देख पाते हैं। और लास्ट टॉपिक इसका है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट में बस इतना ही कहूँगा कि आसमान में जो घटनाएं हो रही हैं वायुमंडल के अंदर, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट से संबंधित है। जैसे आसमान का नीला होना के लिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही है, जहाँ पर आप स्मॉल वेवलेंथ को ज़्यादा स्कैटर करते हुए देख पाते हैं, और जो रेड कलर का स्कैटरिंग है उसका थोड़ा कलर कम होता है, वो नहीं आता। कभी कभी आसमान लाल भी नज़र आते हैं जब शाम का समय होता है, उस समय। स्कैटरिंग ऑफ लाइट से संबंधित कुछ विशेष सवाल बस यही पूछे जा सकते हैं। और इसी के साथ मैं आज का ये टॉपिक को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। दोबारा फिर मैं मुलाकात होगी। मैं चाहूँगा कि अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे, और मुझे बेल आइकन ज़रूर दबा देंगे ताकि मुझे भी आपसे उम्मीद बन सके कि मैं आगे आप लोगों की कुछ सेवा दे सकूँ। धन्यवाद।